डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, न्यूरोथेरेपी, वेद, जिसमें हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद न्यूरोथेरेपी के अलग अलग अध्यायों से मिलकर बना है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वेद फार्मूलाज एंड वेद डिजीज, जिसे हम विशेष संकलन के नाम से जानते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो वेद की है, उसे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वेद की शुरुआत में हम देखेंगे स्वस्थ जीवन बिताने के कुछ नियम, जिसमें सबसे पहले देखते हैं नहाने के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद यात्रा जो न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने लिखी है। पहला नियम है, जहाँ तक हो सके हर मौसम में ठंडे पानी से ही नहाएं। सिर को धोते समय पहले पानी का 1 लोटा सिर पे डालें, पर कानों पर नहीं आए, यह ध्यान रहे। फिर गर्दन के नीचे, पीठ और कंधों पर, फिर सारे शरीर पर डालना चाहिए। कारण, सिर पर पानी डालते समय अगर पहला लोटा कंधों या कान पर पड़ेगा तो एक गहरा सांस आ जाने से पानी कानों में चला जाता है। यह पानी कानों की मैल या वैक्स को पतला कर देने के बाद कानों के अंदर की गर्मी के कारण एक बबल यानी बुलबुला बन जाता है, जो कान के छेद पर आ जाने से सुनना कम हो जाता है। जिनको कम सुनता है वे अगर हमारे उपचार के अलावा नहाने के तरीके बदल लें तो सुनने में जल्दी फर्क आ जाता है। यह तजुर्बे की बात है। जो ठंडे पानी से नहाने की आदत डालते हैं उन्हें रक्त संचार अच्छी तरह से होने के कारण सर्दी होने के आसार कम होते हैं। यह तजुर्बे की बात है। कई लोगों की आदत है, यह दूसरा नियम है, कई लोगों की आदत है कि बैठकर गर्म पानी से नहाते समय सबसे पहले वे घुटनों पर पानी डालते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में घुटनों की दर्दें आने का यही एक मुख्य कारण है। घुटनों पर पानी डालने के बजाय ऊपर कहे अनुसार सिर पे पानी डालकर नहाना शुरू करें। तीसरा, हमें साबुन से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे चमड़ी को नुकसान होता है। पसीना खुद गुणकारी है, क्योंकि उसमें कई कीटाणुनाशक तत्व हैं जो कि साबुन लगाने के बाद खत्म हो जाते हैं। नहाने से पहले
एक एक बूंद सरसों का तेल या कोई अन्य तेल को इन 5 जगहों पर अवश्य लगाना चाहिए। दोनों कान के पीछे, दोनों नासिकाओं में तथा नाभि, गुदा और दोनों तरफ आर्मपिट में यानी बगल में लगाना चाहिए। इन सब जगहों में तेल लगाने के बाद सारे शरीर पर लगाएं और बाद में बगैर साबुन लगाए खाली सादे पानी से नहाना चाहिए। गुरुजी खुद इसके गवाह हैं कि ऐसा करने से शरीर में बदबू या किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होगा, क्योंकि पिछले 50 साल से वे बगैर साबुन के ही नहाते आए हैं। जहाँ तक हो सके ठंडे पानी से नहाना ही रक्त संचार के लिए उत्तम है। अगर बचपन से ही यह आदत डाल दें तो बच्चों में सर्दी, खांसी इत्यादि परेशानियां होंगे ही नहीं। चौथा, जैसे ऊपर कहा गया है कि बच्चों को नहाते समय भी पानी ऐसा ही डालें कि कानों को बचाते हुए पहले सिर पर, फिर कंधों पर, फिर सारे शरीर पर पानी डालना चाहिए। खाने पीने के नियम अब हम देखेंगे कि खाने पीने के नियम क्या होते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए अपना जीवन जी सकते हैं। तो खाने पीने के लिए पहला नियम है, सुबह ठंडे पानी से नहाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक नाश्ता नहीं करना चाहिए। कारण नहाने के बाद शरीर को गर्म होने में आधे घंटे से 45 मिनट तक का समय लगता है। तब रक्त संचार चमड़ी की ओर ज़्यादा रहता है, ना कि अन्य अंगों की तरफ। पेट और पाचन संस्थान तब तक ठीक से काम नहीं करेंगे जब तक कि सारा शरीर गर्म नहीं हो जाए और रक्त संचार उनकी तरफ ना बढ़े। और उस समय के अंदर नाश्ता करने से वह कम पचेगा और गैस की प्रॉब्लम रहेगी। ध्यान रहे कि नहाने के बाद ही नाश्ता करना चाहिए। अगर किसी कारण नाश्ता पहला करना पड़े तो काफ़ी समय के बाद ही नहाना चाहिए, ताकि खाया हुआ भोजन पच जाए। अगर नाश्ता या खाने के तुरंत बाद नहाएं तो अपचन या पेट की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अगला है दूसरा नंबर, खाना खूब चबाकर खाना चाहिए ताकि ज़्यादा मात्रा में लार निकले, जो कि चपाती, चावल एवं अन्य मीठे पदार्थों को पचाने में मदद करती है एवं जबड़ों के हलचल से ब्रेन के नर्व ठीक से काम करेंगे, जिससे पाचन संस्थान ठीक से काम करेगी और खाना ठीक से पचेगा। अगर खाने में फैट्स ठीक से नहीं पचे तो उससे मोटापा भी बढ़ सकता है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद में ही पानी पीना चाहिए। पेट में एक एसिड बनती है जो कि दाल, प्रोटीन्स इत्यादि को ठीक से पचाने में मदद करती है। यह एसिड इतनी सख्त होनी चाहिए कि उस घोर एसिड में कोई बैक्टीरिया या वायरस जिंदा ना रह पाए। खाने के बीच में पानी पीने से लार तथा एसिड
दोनों की शक्ति कम हो जाएगी, तो पाचन बिगड़ जाएगा। लेकिन भोजन के समय पानी का गिलास जरूर पास में रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई नवाला या ग्रास गले में अटक सकता है। अगर नवाला अटके या अगर मुंह सूखा हो तो एक आध घूंट पानी पी सकते हैं। अगला है, एलिमेंट्री में हम कहते हैं कि जोड़ों में दर्द अक्सर रक्त में एसिड बढ़ने के कारण आता है। कारण क्या है? आयुर्वेद में भी कहते हैं कि खट्टी चीज़ें खाने से दर्दें बढ़ती हैं। तो जिन्हें शरीर में दर्दें हों या जॉइंट पेन हो, ऐसे लोगों को खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, इमली, टमाटर, नींबू इत्यादि नहीं खानी चाहिए। उसी प्रकार जो फल कच्चे होने पर खट्टे होते हैं और पकने पर मीठे होते हैं, जैसे संतरा, मौसम्बी या मौसमी, सेब, आम इत्यादि, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। जो फल कच्चे होने पर कड़वे या फीके होते हैं पर पकने पर मीठे होते हैं, जैसे केला, चीकू, पपीता, सीताफल, पेरू, अंजीर, आंवला इत्यादि, उन्हें शौक से खा सकते हैं। नेचुरोपैथी में उपचार के तौर पर उपवास के दौरान नींबू शरबत पीने के लिए कहते हैं। अगर आप उपवास करते नहीं मगर भोजन के साथ नींबू लें तो शायद दर्दें बढ़ेंगी। वैसे ही कहते हैं कि कोकम एसिडिटी के लिए उत्तम है, लेकिन रोगी ने खुद आजमा कर देखना है कि कोकम खाने से जोड़ों में दर्द होते हैं या नहीं। हर एक व्यक्ति को सभी चीज़ एक जैसा प्रभाव करेंगे ऐसा भी नहीं है, यह अनुभव की बात है। अगला नियम है, हमें ऋतु के फल यानी कि सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां ही खाना चाहिए जो उस प्रदेश या प्रांत में उगते हों। कारण समय और जगह के अनुसार हमारे लीवर की केमिकल्स बदलती रहती हैं और वे उस ऋतु एवं स्थल के बीजों को पचाने के लिए बनती हैं। सो अन्य ऋतु या स्थल की चीज़ों को पचाने में गड़बड़ी होगी। जैसे कि अप्रैल महीने की गर्मी में ही आम आते हैं, वे उस समय और ऋतु के अनुसार उस प्रांत में रहने वालों के लिए लाभदायक है। और अगर दिसंबर महीने में आम खाएंगे तो अवश्य बीमार पड़ेंगे। उस महीने में बहुत ठंडी होती है, तो उस समय हमें माल्टा जैसे ठंडे मौसम के फल वगैरह ही खानी चाहिए, यह ध्यान रहे। अगला है खरबूजा या तरबूज, जिसे वाटरमेलन जाति के फल खाने के बाद पानी ना पिए। ऐसे फल जिनमें पानी है, तरबूज, खरबूज या खीरा वगैरह भी है, उसमें भी पानी रहता है। तो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जो है पानी ना पिए, क्योंकि ऑलरेडी उनमें पानी होता है। कारण क्या होता है कि ये फल गर्मियों में आते हैं और हरि ने यानी परमात्मा ने उनमें पहले से ही ज़्यादा पानी भर दी है, जिससे मनुष्य अपनी प्यास बुझा सके। उनके ऊपर पानी पीने से
शरीर में एल्कली बढ़ जाएगी, जिससे पेट में दर्द हो सकता है या बुखार भी आ सकता है। तो ऐसे फल खाकर तुरंत पानी पीने से लूज मोशन यानी दस्त भी आ सकते हैं। जिन्हें फिट्स आती है या मिर्गी आती हो, उन्हें ऐसे फल खाने से फिट्स बढ़ सकती है। अगला नियम है, कुदरत ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, जिसमें पानी एक है जो फ्री यानी मुफ्त है। तो हर व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2 या 2.5 लीटर पानी तो अवश्य पीना चाहिए। कारण हमारे शरीर में पेशाब, पसीना और सांस द्वारा काफ़ी पानी निकल जाता है, जिसे बैलेंस करने के लिए यह ज़रूरी है। पानी कम पीने के कारण बहुत सी बीमारियां आती हैं, जैसे कब्जी, रूमेटिज्म, लो बीपी, एसिडिटी इत्यादि, जिन्हें हम एसिड की बीमारियां कहते हैं। एक बार एक बीमारी आने के बाद ज़्यादा पानी पीने से कम लाभ होता है। चाय, ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि सभी पानी से ही बने हैं, लेकिन शरीर उन्हें भोजन ही समझता है। कोई भी अन्य पेय पानी की जगह नहीं ले सकता है। सो हमें रोज शुद्ध पानी के रूप में 2 लीटर पानी तो अवश्य पीना चाहिए। अगला है, पानी बैठकर ही पीना चाहिए, नहीं तो पिंडलियों में दर्दें आती हैं। यह अनुभव की बात है। कारण जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो रक्त का बहाव पेट की तरफ ज़्यादा होगा, तो उस समय पैरों को रक्त कम पहुंचेगा। सो मांसपेशियों में कमजोरी आने के कारण वे दर्द करने लगती है। अगला है, हमें सादा पानी या मटके का पानी ही पीना चाहिए। फ्रिज का पानी शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि उस ठंडे पानी को गर्म करके शरीर के टेम्परेचर तक लाने के लिए रक्त को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके लिए एनर्जी यानी ऊर्जा शक्ति खर्च करना पड़ता है, जो शरीर के लिए फालतू काम है। सोकर उठने पर तुरंत ठंडा पानी पीने से कुछ लोगों को कफ आना या नाक बहना इत्यादि हो सकते हैं। हाँ, आप जो है गुनगुना पानी पी सकते हैं या उठने के बाद 5 मिनट ठहर कर सादा पानी या मटके का पानी भी पी सकते हैं। अगला नियम है, दूध या चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से एल्कली बढ़ेगी, जिससे लूज मोशन यानी दस्त आ सकते हैं और मसूड़े कमज़ोर हो सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। लूज मोशन आने पर सादा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल पानी है वो लूज मोशन आने पर नहीं पीना चाहिए। उससे क्या है, और ज़्यादा मोशंस आते हैं, यानी और ज़्यादा दस्त लगते हैं। तो दस्त में या दस्त से शरीर में कमज़ोरी ना हो, इसीलिए पानी में नींबू निचोड़कर उसमें
ज़्यादा मात्रा में नमक और शक्कर मिलाकर उसे घूंट-घूंट पीना चाहिए। खाली नमकीन पानी पीने से भी मोशंस बढ़ सकती है। तो इसीलिए आप चाहे तो नमक और शक्कर मिला हुआ पानी पी सकते हैं, या फिर जो बाज़ार में इलेक्ट्रॉल मिलता है WHO रिकमेंडेड, उसे भी आप ले सकते हैं। अगला नियम है, जिस पानी में बुलबुले या बबल्स हों उसे नहीं पीना चाहिए। इस तरह का पानी पेट में जाने के बाद तकलीफ देगा और यह शरीर के लिए हितकारी नहीं होगा। कारण क्या होता है कि कुछ देर रखने के बाद बुलबुले आने का मतलब है कि उस पानी में बैक्टीरिया है, जिनकी रेस्पायरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। शहरों में पानी में बुलबुले का एक मुख्य कारण है कि कि पीने के पानी के पाइप में किसी कारण गटर के गंदे पानी की मिलावट का होना, और उन कीटाणुओं के कारण कोलेरा, टाइफाइड इत्यादि बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये थे हमारे कुछ खाने पीने के नियम। अब हम देखेंगे सोने और उठने के नियम। हमें लेटते या सोते समय पहले पांव इकट्ठे कर लेना चाहिए और उन्हें घुटने से अंदर की तरफ मोड़ लेना चाहिए, और हाथों का सहारा लेते हुए किसी भी करवट लेटकर फिर पांव सीधा करना चाहिए। उठते समय भी सीधा ही नहीं उठना चाहिए, पहले करवट लें, फिर पांव जो सीधे हैं उन्हें मोड़ लें और फिर हाथों का सहारा लेकर उठना चाहिए। कारण सीधा उठने से नाभि पर गलत असर पड़ेगा तथा हृदय को रक्त की ज़रूरत बढ़ जाती है, जो बाद में अपचन, अस्थमा, डायबिटीज़, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या हार्ट प्रॉब्लम आने का एक कारण बन सकता है। सोने का दूसरा नियम है कि हमें रात को 10:30 से पहले ही सो जाना चाहिए। कारण पीनियल ग्रंथि ठीक रहने से ही शरीर के सारे कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं। कहते हैं कि यह भारत में रात को 12:30 बजे और 1 बजे के बीच जागृत होती है। चाहे वह 10 मिनट के लिए ही काम करे, लेकिन वह तब ही काम करेगी अगर हम अच्छी गहरी नींद में हों। और गहरी नींद की अवस्था या स्थिति में जाने के लिए आम आदमी को कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। अगला नियम है कि सोते समय ध्यान दें कि कमरे में पूरा अंधेरा हो, ताकि पीनियल ग्लैंड ठीक से उकसाया जाए। सोते समय नाइट लैम्प यानी 0 वाट बल्ब की भी आदत ना लगाएं तो बेहतर है। कारण अंधेरे कमरे में सोने से आयु या उम्र लंबी होती है। कछुए की आयु 200-300 साल से ज़्यादा होती है और वह हमेशा अपनी गर्दन या मुंडी अंदर रखकर सोता है अंधेरे में। इसीलिए सोते समय जो है कमरे में अंधेरा होना चाहिए। अगला नियम है कि सोते समय सारे शरीर को ढीला रखकर लेटें। दिमाग में कोई तनाव ना हो, इस बात का ध्यान दें। क्या कारण होता है? क्योंकि सुबह उठते समय दिमाग में तनाव हो
तो सारा दिन भारी रहेगा। सो रात को हरि यानी परमात्मा को याद करते हुए शांत मन से सोएं एवं उठते समय भी हरि का नाम लेते हुए अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ बिस्तर से उठें तो सारा दिन अच्छा जाएगा। अगला नियम है, सोते समय कमरे की खिड़कियों को खोलकर सोना चाहिए ताकि ताज़ी हवा कमरे में आए। बंद कमरे में सोने से कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर सारा दिन थका थका सा रहेगा और काम करने को मन भी नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जो गुरुजी के साथ किस्सा हुआ। तो गुरुजी के बांद्रा क्लिनिक में रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक पेशेंट आती थी, जिसे कई दिन उपचार दिए गए और हर दिन वे कहती थी कि उपचार के असर रात तक अच्छे लगते हैं, मगर दूसरे दिन सुबह ही दर्दें वापस आती थी। तो आर्य के अन्य रोगियों को उन उपचारों से बहुत लाभ होता था, लेकिन उसे नहीं। तो गुरुजी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा कि रात को सोते समय आप खिड़की खोलकर सोती हैं या नहीं। तो पता लगा कि वह ठंड के डर के मारे खिड़कियां बंद करके सोती थी। तो गुरुजी ने सही अनुमान लगाया कि रात में खिड़कियां बंद रहने के कारण कमरे में और उसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिसके कारण दर्दें सुबह बढ़ जाती थी। और उन्होंने यानी गुरुजी ने सलाह दी कि एक आध दिन खिड़की खोलकर सोइए और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस औरत ने गुरुजी की बात मानी और देखा कि दूसरे दिन से उसको सुबह में दर्दें आना ही बंद हो गई और वह जल्दी ही अपनी एलएमएनटी यानी न्यूरोथेरेपी उपचारों से ठीक होने लगी। तो ये बड़ा महत्व है कि साफ़ और ताज़ी हवा कमरे में आनी चाहिए जिस कमरे में हम सोते हैं। अगला नियम है कि सोते समय पहले बाईं करवट में लेटकर 4 श्वास लेना, फिर सीधा लेटकर 8 श्वास लेना और फिर दाईं करवट में लेटकर 16 श्वास लेना। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी आने की संभावना कम होगी। तो ऐसा क्यों करना है कि सोते समय पहले बाईं करवट में लेटकर 4 श्वास लेना है, फिर सीधा लेटकर 8 श्वास लेना है और फिर दाईं करवट में लेटकर 16 श्वास लेना, जिससे कि बीपी की बीमारी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसका कारण क्या है कि बाईं करवट में लेटने से सूर्य नाड़ी चलती है, जबकि दाईं करवट में लेटने से चंद्र नाड़ी चलेगी। और योग चिकित्सक भी जो है प्राणायाम द्वारा चंद्र नाड़ी को उकसाकर हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं। तो जिन्हें नींद नहीं आती है उनके लिए भी यह एक उत्तम उपचार है। साधारणतः 16 श्वास के पहले ही नींद आ जाएगी। अगर इसके बाद भी नींद ना आए तो ध्यान श्वास पर रखते हुए लंबे श्वास लेना शुरू कर दें। छोटे या जल्दी श्वास लेने से नींद नहीं आती। लंबे सांस लेने से ब्रेन को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर शरीर रिलैक्स होगा और नींद तुरंत आ जाएगी। अगला नियम है कि सुबह उठते समय भी कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए। इसके लिए आपको सूर्य देवता के उगने से पहले उठें। कारण अगर उठते समय कमरे में काफ़ी रोशनी हो तो सारा दिन
सिर भारी रहेगा। जल्दी सोने एवं जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ होगा। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, बिस्तर से सोकर उठते समय पांव तुरंत नंगी जमीन पर ना रखें, चप्पल पर रखें या कुछ देर ठहरने पर नंगे जमीन पर पैर रख सकते हैं। बिस्तर के अंदर आपके पैर गर्म थे जबकि जमीन ठंडी है, तो तुरंत उठते ही नंगी जमीन पर पांव रखने से आपको सर्दी हो सकती है। अगला नियम है कि सोते समय सिर के नीचे या सिर के ऊपर हाथ रखकर या आंखों को बाजू से ढककर सोना नहीं चाहिए। अगर आंखों पर कोई रोशनी आ रही है तो कपड़े से ढक लेना चाहिए, पर अपनी बाजू को आंखों पर ना रखें। इसका कारण क्या है कि गर्दन के दोनों बाजुओं से सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, जो कंधों के ऊपर की क्लेविकल हड्डियों के नीचे से निकलकर एक्सिलरी तथा ब्रैकियल आर्टरीज नामक नलिकाओं द्वारा उंगलियों तक रक्त को पहुंचाती है। जब हाथ नीचे की ओर होते हैं तो रक्त के प्रवाह में कोई अड़चन नहीं आती, लेकिन अगर हम हाथों या बाजुओं को कंधे के लेवल के ऊपर लंबे समय तक रखे रहें, जैसे कि सिर के नीचे उन्हें रखकर सोते समय होता है, तो उन रक्त नलिकाओं पर क्लेविकल हड्डियों का दबाव पड़ेगा, जिसके कारण उनमें रक्त प्रवाह ठीक से नहीं होता है और अंत में इसका असर जो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी द्वारा हार्ट पर भी पड़ेगा। सो ऐसे हाथ रखकर सोने से चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द आ सकता है या हाथ या हाथों की उंगलियां दोनों सुन्न हो सकती है। सो हाथों या उंगलियों का सुन्न होना उन लोगों में ज़्यादा होगा जिनमें विटामिन B12 की कमी है। तो बस या ट्रेन में सफ़र करते समय अगर ऊपर की पाइप को काफ़ी देर तक पकड़कर खड़ा रहना पड़े तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। उसका एक मुख्य कारण होता है विटामिन B12 की कमी। तो ये रहे हमारे सोने या उठने के नियम। नेक्स्ट अगले सत्र में हम आगे के नियम देखेंगे जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।